नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 19वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति से संबंधित सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे भी मिलेगा। अगर आप अमेजिंग वीडियो और उसके अमेजिंग वीडियो अबाउट द स्पेस और इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया के रोचक अद्भुत कुछ बातें जानना चाहते हैं, या एजुकेशनल वीडियो जो भी ट्यूटोरियल हम लोग डालते थे उसका वीडियो का लिंक हमारे दूसरे चैनल पे है, उन्नति की वाणी, द ट्यून ऑफ प्रोग्रेस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रतिश्रुति का 19वां अध्याय। बरामदे में चटाई पर एलोकेशी बहू के बाल बांध रही थी। देर से बांध रही थी। वही दोपहर को बैठी थी और अब बेला झुकाई। उन्होंने प्रण किया हो कि अपने जीवन की चरम कुशलता आज दिखाकर ही रहेंगी। बहू को सामने बैठलाकर उसके पीछे घुटने के सहारे ऊंची होकर बैठी थी। चेहरे का भाव कठिन सा। उधर कसाई से सत्यवती की नसें फूल रही थी। बालों की जड़ें सिर के चमड़े से निकल आना चाह रही थी। गर्दन बहुत पहले से ही टन टन करने लगी थी। अब रीढ़ में कुछ बेचैनी सी भी होने लगी, लेकिन उसके केश विन्यास में जिस अनोखी शिल्प रचना की चेष्टा चल रही थी, उसके शीघ्र समाप्त होने की आशा नहीं थी। लेकिन केवल एलोकेशी की अक्षमता को ही जिम्मेदार बनाना ठीक नहीं। जिम्मेदार वह पक्ष भी था। सत्यवती के बाल जैसे अड़ियल घोड़े हों, हरगिज कायदे में नहीं आना चाहते। लंबाई में छोटे और फैलाव में घने घुंघराले बाल खुले रहने से देखने में जितने ही सुंदर लगते हो, चाहे बांध कर उनका जूड़ा बनाने में मुश्किल पड़ती थी, बड़ी मुश्किल। उसकी जड़ बांधने जाओ और फट से खुल जाते। 3 गोची तक किसी तरह उन्हें लाया भी जाए तो 5, 7 या 9 गोची तक और किया ही नहीं जा सकता। लेकिन एलोकेशी ने आज ठान लिया, 7 गोची का खोपा बांध देंगी। इसलिए 2-3 बार नाकामयाब होने के बाद काले धागों के एक मोटे गुच्छे से बालों की जड़ को उन्होंने ब्रह्म तालु तक किसी तरह जी जान से बांध ही डाला और अब 7 गोची के 7 हिस्सों को संभालने की कोशिश करने लगी। देर से चल रही थी वह कोशिश। इससे सत्यवती का वही हाल था। बड़ी देर तक काबू सी बैठी रही। अब वह दोनों घुटनों को मोड़कर छाती के पास लाकर बैठ गई, क्योंकि पैरों में झुनझुनी होने लग गई थी। मुंह आसमान की ओर था। मुंह पर पहनावे की नीलांबरी का अचरा पड़ा था। मुंह पर आंचल डाले बिना उपाय नहीं, क्योंकि बाल बांधते वक्त घूंघट नहीं काढ़ा जा सकता और वह जीता जागता मुखड़ा उघाड़ कर भी तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आसपास कोई ना भी हो और सास चाहे पीछे बैठी हो, आखिर नई बहू ठहरी। इसलिए सत्यवती ने मुंह पर आंचल डाल लिया है, यानी डाल लेने को मजबूर हुई। घूंघट हटाने के पहले ही एलोकेशी ने निर्देश दिया था, चेहरा पर अचरा तो डाल लो बिटिया, तुम्हें तो अकल से वास्ता नहीं, लिहाजा सब साफ साफ बता देना पड़ेगा। यह क्या सत्यवती के ससुराल में बसने का पहला दिन था? नहीं, उसको आए हुए कोई महीना भर हो गया था, इसलिए उसका सिर अभी तक सास के हाथ नहीं पड़ा था। इतने दिनों तक सौदामिनी ही बहू के बाल बांधा करती थी। सास सिंगार कर देती थी मलाई और मैदा से। आज एकाएक एलोकेशी की नजर पड़ गई। बहू के बाल का बेड़ा जुड़ा बंधा है। देखकर एलोकेशी जल भुन गई। फिर भी निश्चिंत होने के लिए भौं सिकोड़कर कहा, बहू जरा इधर तो आना। सास के सामने जबान खोलना भी मना है। सो सत्यवती चुपचाप उनके करीब जाकर खड़ी हो गई। एलोकेशी ने झटके से पोतहू की पीठ पर के कपड़े को उठाकर जूड़ा देख लिया। अवश्य घूंघट वैसा ही बना रहा। हाँ, बेड़ा जुड़ा ही तो है। जल भुनकर आवाज दी, सौदी, जिसे हड़बड़ाकर कहते हैं, वैसे ही दौड़ी आई सौदामिनी। देखा नई बहू सिर छाती तक एक किए खड़ी है और मामी उसके पीठ के कपड़े को हाथ से उठाया। मामी की आंखों से चिंगारियां और कपाल पर कुटिल रेखाएं। सौदामिनी ने कहा, क्या कर रही हो? नहीं पूछा। शंका भरी दृष्टि से सिर्फ ताकती रही। ये बहू की पीठ पर हुआ क्या? लहसुन या कोई चर्म रोग या किसी पुराने घाव का दाग? मामी की तेज निगाहों में कौन सी चीज आ गई?
लेकिन ज्यादा देर दुविधा में नहीं रहना पड़ा। एलोकेशी तीखे स्वर में बोली, मैं पूछती हूँ सौदी, ऐसी बेगारी करने की क्या जरूरत है? सौदामनी के कलेजे पर से पत्थर उतर गया। जान में जान नहीं, कोई नई बात नहीं, वह सदा सदा का लक्ष्य। सो उसने साहस संभाल कर कहा, क्या हो गया? क्या हो गया पूछने में शर्म नहीं आई? धर्म के सांड जैसी दोनों जून भात का ढेर साफ कर रही है और बदन को हवा लगाती फिर रही है। हया नहीं है जरा भी? 10 नहीं 20 नहीं, ले देकर एक ही भाई की बहू और उसका बाल इस लापरवाही से बांध गया। मैं पूछती हूँ इतनी लापरवाही क्यों? हुआ क्या सो तो कहोगी? सौदामनी ने सहज भाव से कहा, और सत्यवती घूंघट के अंदर अवाक हुई सी लगभग थर थर कांपती रही। एलोकेशी के कटु भाषण से नहीं, टोला घूमने वाली सत्यवती को गृहिणियों के मुंह से ऐसी घिनौनी बातें सुनने रहने की आदत थी। रामकली के यहाँ की बातें कुछ सभ्य थी, नहीं तो सजली बुआ साबी बुआ के यहाँ सदा ऐसी ही बातों की खेती होती रहती है। सो सास की उन बातों से नहीं, अवाक वह हुई सौदामनी की सहन शक्ति देखकर। इतने अपमान के बाद भी वह इस सहज रंग से बोली। यही सत्यवती की अदेखी बात थी। कड़वी बातों के बदले कड़वी बात या फिर रोना, सत्यवती यही देखने की आदी है। और सौदा कह रही है, हुआ क्या सो तो कहोगी? एलोकेशी ने कहा, क्या हुआ यह कहकर बताना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं रही हो, आंखों देख नहीं रही हो, ये कैसा बाल बांधा है? बेड़ा जुड़ा? छी, इतनी उम्र हो गई, ससुराल आई बहू के यह जुड़ा नहीं देखा? लानत है, एक तो सिर, उसमें भी बाहर का जुड़ा नहीं बांध पाती तू? सौदा हंस उठी, जो बाहर के बाल है बहू के, उनसे बाहर का जुड़ा नहीं बनता। कायदे में तो आते ही नहीं। कायदे में नहीं आते? एलोकेशी झंगार उठी, देखती हूँ कायदे में कैसे नहीं आते। बनर्जी गृहिणी के बस में ना आए। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं, तीनों लोक में एक ही चीज को मैं रास्ते पर नहीं ला पाई, वह तो हो तुम। ठीक है मामी, एक ही तो बहू है तुम्हारी, तुम अपने ही हाथों उसका श्रृंगार करना। फिर क्या था? एलोकेशी उछल पड़ी। क्या कहती है रे सौदी, इतनी हिमाकत? मेरी बात का जवाब। तेरा इतना घमंड, यह घमंड चूर कब होगा? तेरे दुख पर सियार कुत्ते कब रोएंगे? मैं उसी दिन की राह देख रही हूँ। कसम देती हूँ, फिर जो कभी तूने बहू के बालों में हाथ लगाया। बड़ों की कसम नहीं लगती, इसे मानने से नहीं चलता। तुम्हारी जब मर्जी वैसा करो। कभी दोगी कभी भूल जाओगी। क्या बोली मुँह जली? मेरी एक ही बहू है, उसकी बात भूल जाऊंगी? अरे इसमें ताज्जुब क्या है मामी, यह तो तुम्हारी आदत है। लोग अपनी भूख से खाते हैं और तुम तो बहुत बार वही भूल जाती हो, बुलाकर खिलाना पड़ता है। एलोकेशी समझ गई, समझ नहीं सकी यह शिकायत है या बड़ाई। सो उन्होंने भारी गले से कहा, हाँ हाँ, मैं भूल जाती हूँ और रोज रोज मुझे बुलाकर सितोई से खिला दिया करती है। खिला नहीं देती, लेकिन तुम्हें याद थोड़े ही रहता है। खैर ना सही, सुन ले, आज से बहू के बाल मैं बांधा करूंगी। डोरी काटे सब मेरे कमरे में रख जाना। हाँ, चिड़िया काटा दे जाना मत भूलना। दे जाऊंगी। और बहू के बाप ने सोने की कंघी, सांप काटा फूल, यह सब ढेरे जो सिर का गहना दिया है, उन सबको ही वक्त में बक्स में बंद क्यों रखा है? सबको निकाल कर खूब अच्छी तरह से बांध देना। वह मैं क्या करूंगी? ना करूंगी, इसकी सलाह तुमसे नहीं लेनी। हर बात पर टप टप जवाब। भगवान कोई रोक देकर तेरी वाक शक्ति क्यों नहीं हर लेते? मैं यही सोचती हूँ तू जन्म भर के लिए गूंगी हो जा, मैं नरसिंह बाबा को प्रसाद चढ़ाऊं। दुहाई मामी, यह सब मन्नत वन्नत ना मांगो, देवी देवता से कहो तो सुनते हैं। गूंगी के बजाय कहो उन्होंने ठूठी बना दिया तो काम काज में तुम्हारा ही मरण होगा। क्या कहा? तू ठूठी हो जाएगी तो मेरी गृहस्थी ठप पड़ जाएगी? घमंड के मारे तेरे 5 पाँव हो रहे हैं। अपनी गृहस्थी में कानी उंगली से चला लूंगी, मगर जब तुझे अन्न बस्तर देकर पाल रही हूँ तो कानी उंगली क्यों हिलाऊं? मैं भी तो यही कह रही हूँ, ठुटी हो जाने पर भी अन्न बस्तर तो देना ही पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, गरज पड़ी है, खींचकर टोले के बाहर ना कर दूंगी। खैर, सौदामिनी हंसते हंसते सत्यवती को चकित करके वहां से चली गई। सत्यवती बड़े घर की बेटी, अपने इस छोटे से जीवन में उसने बहुतेरे चरित्र देखे, मगर ऐसा नहीं देखा। खैर, सवेरे की उसी घटना का नतीजा यह मलयुद्ध है। सत्य के बालों की जड़ बेशक बहुत भारी है और लंबाई में बाल छोटे हैं। काली डोरियों की मिलावट से किसी कदर उन्होंने 2 चोटियों को लंबा भी किया तो प्रजापति नुमा बनाने में वे फसफसाकर खुल गई। और सत्यवती के नसीब का फेर, ऐन वक्त पर टन टन करती रीढ़ और झंझनाते पैरों को सहन करने के लिए वह जरा हिलडुल बैठी। पात्र में तेल की तेल में पात्र जैसी बात हो गई। बंधन ढीला पड़ने की वजह से सत्यवती आराम की खातिर हिली डुली या हिलने डुलने से चोटियां खुल गई, समझ में नहीं आया। एलोकेशी ने देखा बहू हिली और चोटियां खुल गई। सो मेहनत बेकार हो जाने के गुस्से से
और सौदामनी की कला कुशलता का कमाल दिखाने की आशा टूट जाने से होशो आवाज कहकर खोकर वह एक अनर्घ ही काम कर बैठी। बहू की सीधी हुई की हुई पीठ पर गुम से एक मुक्का जमा कर कहा, हो गया ना चौपट। पल को भी यदि स्थिर होकर एलोकेशी की बात पूरी भी ना हो सकी, लम्हे में दूसरा एक प्रलय हो गया। झटके से सास के हाथ से अपने बालों की मुट्ठी छुड़ाकर सत्यवती छिटक कर खड़ी हो गई। यह भूल कर कि सास से बोलना नहीं चाहिए, बोल उठी, आपने मुझे मारा। मुक्का मारने के बाद एलोकेशी जरा सा अनुतप्त हुई थी, लेकिन उस अनुभूति के दाना बांधने के पहले ही आकस्मिक इस बिजली की मार से पहले तो वह मानो बुत बन गई। उन्हें बहू की आवाज़ सुनने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि उनसे तो नहीं, उनके सामने भी बहू ने कभी बात नहीं की थी। बात करने का रिवाज ही नहीं। कुछ पूछा तो सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ ना जताया। बात बस सौदामनी से ही करती थी, वह भी एकांत में। रात में वह सोती भी सौदामनी के ही साथ थी। बड़ी हुए बिना तो घर वर का सवाल ही नहीं उठता। सत्य का गला कभी एलोकेशी ने नहीं सुना। वही स्वर आज सहसा कान में वज्र जैसा लगा। बहू का ऐसा तीखा गला, इतनी सी एक लड़की का। अनुताप की भाप धूल होकर उड़ गई। एलोकेशी भी उठ खड़ी हुई, चिक्कर बोली, मारा मारा, अच्छा किया मारा। करेगी क्या तू भी मारेगी क्या? सत्य ने तब तक एलोकेशी के बड़े जतन से बनाई 7 गोछी चोटियों को खोलना शुरू कर दिया। सिर पर घूंघट नहीं, चेहरे पर का आंचल खिसक पड़ा और वहां दहक रही थी आग। एलोकेशी की बात पर आग से दमकते मुखड़े को फेर कर अवज्ञा के स्वर में सत्य बोली, मैं वैसी नीच नहीं हूं, लेकिन याद रखिए फिर कभी। क्या कहा? फिर कभी? गला दबाओ तो दूध निकले। इतनी सी लड़की और इसकी इतनी बड़ी बात। जानती है मार मार कर तुझे रुई सा धुन सकती हूँ। सौदी ला तो कोई लकड़ी। बहू को सीधा कैसे किया जाता है दिखा दूँ दुनिया को। पीठ पर लकड़ी की मार पड़ी नहीं कि सारा तेज निकल जाएगा। मार कर तो देखिए कितनी लकड़ी है। सास की आंखों पर दमकती आंखें रोककर सत्य निर्भीक खड़ी रही। जीवन में गुस्से से बदहवास बहुत बार हुई एलोकेशी, बहुत बार छाती पीटी, गाली शराब दिया, लेकिन ऐसी अवस्था उनके जीवन में कभी नहीं आई। यह अवस्था उनकी कल्पना, उनके स्वप्न से परे थी, इसलिए वह निढाल सी हो गई। सांप की तरह ठंडी आंखों से दुस्साहस उस मूर्ति की प्रतिरूप को देखती ही नहीं। ऐसी अवस्था में कब तक क्या होता कहना कठिन है, लेकिन भाग्य का कौतुक से और एक अघटन घट गया। एन इसी नाटकीय क्षण में दाखिल हुआ घर में नवकुमार। दाखिल होते ही वह काठ सा मारा सा रह गया। यह कैसी परिस्थिति? सांप के 1000 फनों से बाल फिकेरे, आग बरसाने वाली आंखों से ताकती हुई एलोकेशी के सामने खड़ी है। वह कौन है? नवकुमार की बहू? ऐसा भी हो सकता है? आसमान से गाज नहीं गिर रही, धरती फटकर चौचिर नहीं हुई जा रही, ऐसा ऐसा प्रलयंकर आंधी भी नहीं उठ रही। नवकुमार की बहू नवकुमार की माँ के सामने इस तरह खड़ी है। नवकुमार आया है मगर उसे उसका ख्याल भी नहीं। असंभव। यह तो कोई दूसरी है, पड़ोस की कोई अनचिनी लड़की होगी, हुई होगी कोई खौफनाक सी बात। नवकुमार खांसना भूल गया, हटना बिसर गया, अवाक होकर देखता रह गया। अरे बड़ी भारी मुसीबत है। असंभव कहकर निश्चिंत ही कहाँ हो सकता है। बहू का मुखड़ा देखने का सौभाग्य अभी तक नहीं मिला था उसे, किंतु इधर 1 महीने के अंदर कौन न 10-20 बार झांकी दरस मिला है। कोई देख ले कहीं। फिर भी नवकुमार स्त्री की तरफ देखता रहा। अवश्य पलक मारते भर का देखना। कैमरे की लेंस पल में ही छवि को सदा के लिए पकड़ लेती है। शक्ल ना देखें, अवयवों का ढांचा तो देखा ही है, और देखा है उसने नीलांबरी का आंचल। लिहाजा आंख मूंदकर सूरज को अस्वीकार करना हास्यकर है। यह दमकती मूर्ति पड़ोस की कोई नहीं, उसकी अपनी ही बीवी है। नवकुमार जैसे चुपचाप आया था, यदि वैसे ही चुपचाप वहां से खिसक पड़ता तो शायद नाटक का यह नाटकीय क्षण ऐसे चरम पर नहीं पहुंच पाता। हो सकता है सत्यवती उसी निर्भीक भाव से वहां से हट जाती और एलोकेशी ने जिंदगी में जितनी तरह की गालियां सीखी हैं बैठी बैठी देती रहती। पति और बेटे के आने पर नमक मिर्च मिलाकर उन्हें बहू के दुस्साहस और डिटाई की कहानी कहती। बात आई गई हो जाती। लेकिन निर्बोध अब नवकुमार वही अवाक खड़ा रहा। एलोकेशी की उस पर नजर पड़ गई। आप बरामदे पर, लड़का नीचे। पहले तो उस तरह बेटे का हाँ किए खड़ा देखकर एलोकेशी बिल्कुल हाँ हो गई। फिर उस हाँ से एक भयंकर चीख निकली।
अरे ओ अभागा छोरा, भीगी बिल्ली सा बन गया है रे। तेरे पैर में जूते नहीं, मार जूतों के, यदि इसके चेहरे को चूड़ दे तो जानू बहादुर बाप का बहादुर बेटा है तू। लेकिन नव कुमार बुद्ध। दूसरे क्षण फिर एलोकेशी ने दूसरा सुर अलापा। हाय मेरी माँ, कहाँ हो? देखो देखो, बेटा और बेटे की बहू मिलकर मेरी कैसी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे ओ नोवा, नीच की बेटी को ब्याह करके तू भी नीच हो गया क्या? खड़ा खड़ा माँ का अपमान देख रहा है? तो फिर मार मुझे ही, झाड़ू मार। झाड़ू ही मेरे लिए यही सजा है, नहीं तो और क्या। मैं अब तक इस बहू को इस घर में खड़ी रहने देती? सिर घुटाकर उसे गर्दनियां देकर निकाल नहीं देती? हाय रे दैया, बहू मुझे मारे और मेरा लड़का खड़ा देखता रहे। अब शायद नव कुमार को होश आया, और होश आते ही वह खुले दरवाजे से सरपट भागा। पोखरे में बैठी सौदा बर्तन मांज रही थी। घाट होकर नव कुमार को वैसे बेतहाशा दौड़ते देख राख से सने हाथ को हिलाते हुए बोली, बात क्या हुई नबू, ऐसे क्यों दौड़ रहा है? नव कुमार ने पहले तो सोचा सौदा की पुकार पर ध्यान नहीं देगा, दौड़कर सीधे निताई के यहाँ जाकर कहेगा, ला एक लोटा पानी ला। निताई उसका अंतरंग मित्र, मन की ऐसी डांवाडोल हालत में से उसी के यहाँ जाया जा सकता है। लेकिन सौदा के बार बार पुकारने पर क्या सोचकर तो वह ठिठक गया। उसके बाद धीरे धीरे घाट के पास आया। आंधी से गिरे हुए एक ताड़ के पेड़ की जड़ के पास बैठकर रूंधे गले से बोला, मैं अब घर नहीं जाऊंगा सौदा दी। लो सुन लो इसकी बात, मैं पूछती हूँ बात क्या हुई? सर्वनाश, सर्वनाश हो गया। अरे क्या सर्वनाश हो रहा है? सौदा नव कुमार के स्वभाव से परिचित थी, इसलिए ज्यादा डरी नहीं। बोली, क्यों रे, तेरी माँ ने अचानक? माँ ने नहीं सौदा दी, मैंने ही। मैं कह नहीं सकता मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। बदन में चिकौटी काट कर देख। पानी में डुबा कर हाथ की राख मिट्टी धोती हुई सौदा बोली, मामी ने रंचंडी का मुंह रूप धारण करके तुझे लथेड़ा है क्या? पता नहीं, यह बनाना छोड़। या तो तू बता कि हुआ क्या, फिर जहाँ जा रहा है वहीं जा। तू मर्द है कि औरत? जो दृश्य मैं देख आया हूँ सौदा दी, उसे देखकर बड़े बड़े मर्दों के हाथ पांव पेट में समझ है ना, तेरा ये लटपट नहीं जाता। बताना है तो बता, नहीं तो अपनी राह ले। भूत देखा है या डाकू, सो भी नहीं जानती। नव कुमार ने छाती में जोर लाया, टप से बोल गया, माँ और तुम्हारी भाभी मारपीट कर रही हैं। माँ और भाभी क्या कर रही हैं? सौदामनी चौंक गई। कहा तो मारपीट। सौदामनी जरा देर ठकसी रह गई, फिर बोली, मारपीट? मारपीट क्यों कहते रहे? यूं कह कि मामी बहू को पीट रही है, और वह देखकर तू मर्द आदमी पिछुआ खुलकर भाग पड़ा। अरे तू औरत होकर क्यों नहीं जन्मा रे? मैं यही सोचती हूँ। चलूँ देख कर कितनी देर में क्या हो गया। जरा ही देर पहले तो बर्तनों का ढेर लेकर आई हूँ। देख, मामी बहू का जूड़ा बांध रही है, और पल भर में प्रलय आ गया। सौदामनी जल्दी जल्दी बर्तनों को धोने लगी। मैं आज निताई के ही घर पर रहूँगा सौदा दी, चला। दूसरे के यहाँ कितने दिन रहेगा रे? सौदामनी ने पूछा। जब तक रह सकूंगा। गर्ज की तू आप खिसक पड़ेगा, और वह बेचारी पराई की बेटी तेरी माँ से पिटती रहेगी। दूध मुही बच्ची। पराई और दूध मुही बच्ची शब्द से नव कुमार का जी कचोट गया। आंखों में आंसू आ जाने लगा। किसी तरह अपने को जब्त करके बोला, हाँ तो मैं क्या करूं? सौदामनी ने तिरछी नजर से उसे एक बार देख लिया और कहा, ऐसा देखकर नहीं आता तो क्या था? तू देख रहा है, यह देखकर जितना भी क्यों ना हो, कम से कम कुछ तो अपने को रोकता, मामी को रोकता। मारकर उसे बिल्कुल मुआ नहीं पाती। नव कुमार शर्म छोड़कर झट बोल उठा, वह तुम जो भी कह लो, मैंने जो देखा पड़ी पड़ी मार खाने वाली वह नहीं है। सौदामनी ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी यही लगता है। मारपीट ना चाहे करे, पड़ी पड़ी मार नहीं खाएगी। मगर तू बता ही नहीं पाया कि हुआ क्या है? मुझे ही क्या खाक मालूम है। घर में दाखिल होते ही देखा दोनों आमने सामने खड़ी हैं। एक सांप सी फुफकार रही है और दूसरी भागीन सी गरज रही है। सौदामनी हंसी, वाह तूने तो नाटकों जैसी बात सीख ली। अच्छा, आगे काम आएगी। तेरी बहू भी तो बड़ी पंडित है। बहू के बारे में जी भरकर सुनने की ख्वाहिश होती है उसे, लेकिन बात से बात को बढ़ाने में जी नहीं जानता। भविष्य को सोचकर रह जाता है, लेकिन कब? बाघिन की शक्ल बार बार मन को धक्का दे रही थी। खौफनाक लेकिन खूबसूरत। कैसी बड़ी बड़ी, कैसी जुड़ी जुड़ी भौएं हैं उसकी। हो सकता है बहू भी माँ जैसी गुस्सेल हो। वह लाज और झिझक से महज बहू ही नहीं बनी रहेगी। नव कुमार के मन से ठीक मिल रहा था क्या? जाने कैसे एक नुकसान के दुख से जी टन टन कर उठा। माटी के पुतले सी बहू उसे नसीब होती, निरीह सी तो क्या बिगड़ जाता भगवान का। कितनों की तो वैसी बहू होती है, लेकिन सांप के फनों से बिखरे बालों से घिरा वह मुखड़ा, उसमें मानो दिए की लौ सी हो। नव कुमार महज एक पतंगा। सौदामिनी बोली, देखना
ज़्यादा रात मत करना, हाड़ी अगोरे नहीं बैठी रहूंगी। हाड़ी, रसोई, भात, आज भला ये शब्द काम आएंगे? नव कुमार को गोया यकीन नहीं आता। डरते हुए बोला, अच्छा मैं यहीं रहता हूँ, तुम देखकर मुझे बता नहीं जा सकती? तो फिर मैं निश्चिंत होकर ताश के अड्डे पर जाऊँ। अरे वाह, बाबू साहब बैठे रहेंगे और मैं इनके लिए जाकर खबर लाऊंगी। बर्तनों का बोझा सौदा ने कंधे पर उठाया, हाथ में गमछे की पोटली में लोटा कटोरा। जाते जाते छोटे भाई को उसने फिर से भरोसा दिया, बहू की सोचकर जी मत खराब कर नींबू, मामी उसे खून करके निहायत फांसी नहीं मोल लेगी, यही बहू से दुरुस्त करेगी। तेरी बहू ऐसी वैसी नहीं है। खून करके? नव कुमार के कलेजे में कांटा सा चुभा। वह चुप रहा। सौदा ने कहा, सांझ हो रही है, यहाँ मत ठहर, मैं जा रही। सौदा ने लंबी डगे भरी। बस बारी में कुछ दूर जाने के बाद देखा नव कुमार पीछे पीछे आ रहा है, उद्भ्रांत सा आंखें चलाती हुई। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? सौदा दी। चलते चलते सौदा ने कहा, क्यों? अभी अभी तो तूने कहा घर नहीं जाऊंगा। जी तो कैसा कर रहा है? बहू ने अगर माँ का अपमान किया तो उसे भी तो सजा देनी चाहिए। जबरन किसी का अपमान करने वाली लड़की वह नहीं है नींबू, इसके लिए तू बेफिक्र रहे। हाँ, कोई यदि जबरन अपमानित होने आए तो और बात है। बात दरअसल क्या है कि बहू ऊंचे घर की लड़की है, शिक्षा दीक्षा ऊंची है, पढ़ना लिखना जानती है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ डालती है, छंद बना लेती है। हैं? मुझसे मजाक कर रही हो? गरज क्या पड़ी है? आसमान से तोड़कर बात कहती है जाऊं? वह सब समझती भी हूँ। यह तो बहू जी खुलकर मुझसे कहती है, इसलिए जान सकी। सौदा के पास बहू जी खोलती है? हाय, नव कुमार के नसीब में यह दिन कब आएगा कि बहू उसके सामने अपना मन खोलेगी। सौदामिनी बोल उठी, मैं साफ कह दूं, तेरे घर में उसका ब्याह होना ठीक नहीं हुआ है। तो बिगड़े चाहे जो करे, यह घर उसके योग्य नहीं। मामी को सिर्फ पैसा ही नजर आता है और तेरी बहू को छोटी नज़र की आदत नहीं। उस दिन जो बहू ने सुना कि मामी रुपया उधार लगाकर सूद कमाती है तो वह मानो गुस्सा ही हो गई। नव कुमार ने खिंचकर कहा, मगर यह सब उनसे कहने की जरूरत ही क्या थी? अरे बाबा, कान पकड़कर मैं तेरी बहू से कहने नहीं गई। घोष गृहिणी उसी के सामने एक जोड़ा बाजू बंधक रखने आई थी और दर दस्तूर करने लगी। वह 1 पैसा कहती, मामी 1.5 पैसे पे रही, धेले के लिए बक बक। आखिर तक क्या हुआ? सुनने की नौबत ही नहीं आई। घर में से एक भयानक चीख सी उड़ती हुई आई, सर्वनाश! सौदा की मनाही के बावजूद न कुमार ने सर्वनाश का शब्द के ही व्यवहार किया। हो ना हो कुछ तो हो गया। सौदा तब तक घर के अंदर जा चुकी थी और नव कुमार काट सा मारा अपने घर की ओर ताक रहा था। यह तीखी नकियाई सी आवाज किसकी है? यह आवाज एलोकेशी की है। तो हुआ क्या? जो भी हुआ हो, सब कुछ तो ढकते हुए नव कुमार के जी में एक हाहाकार भराया। इस बहू के साथ घर करना उसके नसीब में नहीं। माँ या तो इसे मसान घाट भेज कर रहेगी या सदा के लिए नैहर भेज देगी। माँ की चीख कर्मशः आसमान छूने लगी। दल के दल पड़ोस की स्त्रियां उसके घर की तरफ दौड़ने लगी। नव कुमार खड़ा खड़ा यह दृश्य देखता रहा और पत्थर सा जैसे यात्रा का दर्शक हो।